स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो पहला डाउट है ये पैकेज के ही सारे डाउट है, ये कोई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, या आप लोग जो पैकेज लगा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ये उसी के ही डाउट है। तो सबसे पहला बच्चों आपकी स्क्रीन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल उसको आराम से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफ 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है बच्चों, ये मैं अंडरलाइन भी करते चला जा रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्प्लिट करिए। जैसे 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखिए 2 की पावर x का स्क्वायर। और जैसे बच्चों 6 की पावर x में हमने देखा कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि 6 की पावर x को कैसे लिखें। तो बच्चों इधर देखो जरा, सबके टॉप पे लिखो, जैसे 6 की पावर x लिखा है तो 6 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर x। तो फिर बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं 6 की पावर x को ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, और 9 की पावर x को आप लिख ही सकते हैं। तो आप बच्चों 3 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 3 स्क्वायर करके होल पावर x भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। सुनिए जो मैं बता रहा हूं ध्यान से, अगर आप 3 की पावर x का चाहे होल स्क्वायर लिखिए, चाहे 3 स्क्वायर लिख करके होल पावर x कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। चाहे आप x को 2 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे 2 को x से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों एक ही बात होती है। अब बच्चों ये इक्वेशन बहुत ही अजीब टाइप की बन गई है, इसलिए मैंने क्या देखा कि इस पूरी इक्वेशन में 2 की पावर x और 3 की पावर x के अलावा कोई टर्म है ही नहीं। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की पावर x को, ध्यान से देखिए, मैंने 2 की पावर x को क्या लेट कर लिया, p लेट कर लिया, और 3 की पावर x को क्या लेट कर लिया, q लेट कर लिया। ठीक है, और जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी इक्वेशन, वो इक्वेशन आपकी ये बन करके आपके सामने पड़ी है। ये देखिए ये इक्वेशन मैंने मार्क की है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को और जल्दी सॉल्व करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप नहीं भी डिवाइड करेंगे, ऐसे ही किसी एक में क्वाड्रेटिक मान के भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने p में क्वाड्रेटिक मान ली। लेकिन अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, क्यू स्क्वायर से। जैसे ही बच्चों आप पूरी इक्वेशन को क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपके सामने लिखा है वो है p बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस p बाई क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने बच्चों पूरी इक्वेशन को क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों देखो p बाई क्यू को कुछ मान लो, p बाई क्यू को देखो बच्चों मैंने z मान लिया। ठीक है, तो बच्चों अब देखो ये इक्वेशन बन गई z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर आप धराचार्य फॉर्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 से लिख लीजिए। तो बच्चों आपके पास z आ गया, और z क्या है, p बाई क्यू आ गया। तो बच्चों और p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू है, p है आपका 2 की पावर x और 3q है आपका 3 की पावर x। तो p बाई क्यू z है और p बाई क्यू बन जाएगा 2 बाई 3 की होल पावर x। तो आपको यहां तक समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है, मतलब ये बात यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ। मतलब ये जो अभी मैंने बॉक्स में जस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी, ध्यान ये देखिए कि आपने जो दो रूट्स निकालने हैं वो एक प्लस साइन के साथ भी एक माइनस साइन के साथ भी है। तो बच्चों आपको जो भी रूट लेना पड़ेगा वो पॉजिटिव रूट्स लेंगे, तो आप प्लस रूट 5 कंसिडर करेंगे ना कि माइनस रूट 5। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि a की पावर x, चाहे a आपका 0 से 1 के बीच में हो, चाहे आपका a 1 से बड़ा हो। मैंने आपको याद है ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ मैंने आपको सिखाए थे, मैंने आपको बताया था कि जो a की पावर x होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चाहे a आपका क्या हो, 1 से बड़ा हो, चाहे a आपका क्या हो, तो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आपका 1 से बड़ा हो चाहे a आपका 0 से 1 के बीच में हो, तो आंसर बेटा क्या आएगा, इसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो बच्चों ये जो आपके रूट्स है ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि वो a की पावर x यानी 2 बाई 3 की पावर x के बराबर है। तो बच्चों हमने एक पॉजिटिव कंडीशन लेट कर ली और प्लस साइन ले लिया, तो ये बन गया -1 प्लस रूट 5 होल डिवाइड बाई 2। अब बच्चों आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन के बाद तो आप कर ही लेंगे, मेरी आपके पास कोई नीड नहीं है अब आपको,
ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a की पावर x इज इक्वल टू b, और सभी बच्चे जानते हैं a की पावर x इक्वल टू b को हम log के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू log ba। तो बच्चों मैंने यहां से x निकाल लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपके पास x आ गया, और x में जो आया है x आपका वो log के टर्म्स में। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, log a माइनस log b डिवाइड, मतलब log ab जो होता है ना वो log a बाय log b होता है, तो ऊपर हो जाएगा log √3 माइनस 1 माइनस log 2 होल डिवाइड बाय log b, जब लिखेंगे तो वहां log 2/3 आएगा, तो उसको log 2 माइनस log 3 लिख सकते हैं। मतलब आखिरी स्टेप में हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, अगर किसी को नहीं क्लियर हो तो मैं लिख देता हूं कि log ab जो होता है वो log a अपॉन log b होता है। तो बच्चों ये आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, टर्म्स सिमेट्रिकल है तो जल्दी करने के लिए कुछ आप लेट कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो वो दोबारा पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके पैकेज का ही डाउट है, आप लोग ने मेरे से पूछा था, शायद आपको क्लास में कराया गया होगा तो आपको समझ में नहीं आया है। अब आप चेक कर लीजिए आपको अब समझ में आ गया है कि नहीं आया है। तो अभी भी चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दीजिए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पास पूरी तरीके से आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी है, तो आप देख लीजिए, वो तो तुरंत हो जाएगा। लिखा है इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, तो यहाँ से x निकालना है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप दोनों तरफ log ले लीजिए या ln ले लीजिए। जैसे ही लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ये क्रिएट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर x को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो x के साथ क्या आएगा, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी ln4 होल डिवाइड बाय ln4 माइनस ln3, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करिएगा, ऊपर नीचे ln4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये कोई बहुत हाईटेक क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, जो भी बच्चे का डाउट है, तो उसने क्वेश्चन जो पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। बेटा मेरे हिसाब से आपने जो आंसर निकाले वो आपके आंसर सही है, तो उसमें करेक्शन होगा। तो मैं आपको करके एक बार बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है लॉग बेस में लिखा है 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2। तो बच्चों सबसे पहले हम डोमेन डिफाइन करते हैं। तो डोमेन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो उसकी डोमेन निकल करके आई है वो डोमेन ये निकल के आई है। ठीक है, अब आप क्या करिए, लॉग को सिंप्लीफाई करिए। इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच का होता है तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है। तो बच्चों जो -2 है ना, उस -2 को आप इस तरह से लिखिए, चेक करिए क्या आप -2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.5 की पावर -2 0.5 इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये ओवरऑल -2 ही है। ठीक है ना, क्योंकि -2 बाहर आ जाएगा और log AA 1 हो जाता है, log BB भी 1 हो जाता है, log CC भी 1 हो जाता है। तो ये बच्चों इस तरह से हो गया। तो अभी देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने यहाँ क्या किया है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको मैं एरो से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए सभी लोग। -2 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों यहाँ से बेस आप चेक करेंगे कि बेस आपका 0 से 1 के बीच का है, 0.5 इज लाइन बिटवीन 0 to 1। तो आप जैसे ही लॉग हटाएंगे इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर मतलब वो 0.25 हो जाएगा, और 0.25 का मतलब 4 होता है। 0.25 का मतलब 1/0.25 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों ये इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल आई है, यानी कि एक्स स्क्वायर -5 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर के आएगी।
अब बच्चों ये जो आपने आंसर निकालना है उसको आप अपने डोमेन से इंटरसेक्शन लीजिए। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन आपको लेने आता ही है, आपको कॉमन रीजन देखना होता है। तो कॉमन रीजन क्या है, -√5 से पहले है और √5 के बाद है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। आपका दूसरा भी एकदम डाउट एकदम सही है। उन्होंने क्वेश्चन जो शीट में डले हुए हैं उनके आंसर्स थोड़े से ऊपर नीचे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, log x to the base 2 less than equal to 3। दैट मींस ये क्या बन गया, log x to the base 2 less than equal to 3 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और log की डोमेन आप डिफाइन कर लीजिएगा। log के पास x है तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने x को ये पॉजिटिव आपके सामने कर दिया है। ठीक है, ये आपके सामने किया x को पॉजिटिव मैंने। और ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बेस आपका क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 8, यानी x बिलोंग टू -∞ से 8। और बच्चों -∞ से 8 का जब 0 से ∞ के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर आपको क्लियर है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो 0 से 8 के बीच में ही आएगा। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चंस लगाए हैं उनके यही आंसर आ रहे हैं, ये सही आंसर है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब x नेगेटिव नहीं होगा, आप सही कह रहे थे। तो ये आप लोग को डाउट सबको क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चों को ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बच्चों अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये पैकेज का एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये मेरे को बताने की जरूरत है कि सभी बच्चों से हो गया है? ध्यान दीजिए और मेरे को बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये क्या मेरे को बताने की जरूरत है कि आप सबसे हो गया है? आप लोग ने पैकेज के क्वेश्चंस लगाए होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। और अगर आपसे हो गया है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो हम इसको बता दें अभी हम। ओके, तो अदीबा क्या इसको बताने की जरूरत है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज अभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एपी जीपी नो एचपी? सर, नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो हम देखें जरा, क्लास में शायद है नहीं अभी। ओके, उसने मैसेज कर दिया है, शायद उसकी तबीयत खराब है कुछ। चलो ठीक है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज्यादा है। जब मैंने इसको करना चालू किया तो उसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है। क्वेश्चन है बच्चों, लेट x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई है। तो बच्चों पहली इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, मतलब आप इसको a और b लेट कर लीजिए। ये दो इक्वेशंस है, आपको इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। बल्कि आपसे सिर्फ x की ही वैल्यू पूछी गई है, तो आप x की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे पहले जो पहला रिलेशन दिया है, यानी कि आपके पास a वाला रिलेशन दिया है, उसमें आप दोनों तरफ लॉग लीजिए पहले तसल्ली से। ठीक है, लॉग लीजिए, चलिए मेरे साथ करिए। ये दिया एक्सप्रेशन, ये देखिए, इसमें लॉग लेंगे तो ऐसे दिखेगा ये एक्सप्रेशन। और सभी बच्चे जानते हैं log m की पावर n, तो n log m हो जाता है। तो ये पावर वाला ln2 बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे भी पावर वाला ln3 बाहर आ जाएगा, बाकी बच्चों एज इट इज लिखेंगे। तो ये बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये क्या करिए, ln ab की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है ln a प्लस ln b। तो ln2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln2 प्लस ln x। सिमिलरली ln3y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln3 प्लस lny। अब बच्चों पहली इक्वेशन इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकती, अब इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आइए। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, वो गिवन है 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारने के लिए आप क्या कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, log m की पावर n से पावर बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों आपके पास जो आपने पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई की है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, ध्यान से देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है।
इसमें आप एक काम कर लीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने सेकेंड इक्वेशन से ln y निकालिए, सेकेंड इक्वेशन से ln y निकालिए, जो सेकेंड इक्वेशन है, ln y की वैल्यू आएगी ln x ln 3 अपॉन ln 2, ये लिखी है वैल्यू, ठीक है। और ln y की वैल्यू निकाल करके आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ln y की वैल्यू, तो आपके पास कुछ इस तरह से नजर आएगा, ln x ln 3 डिवाइड बाय ln 2। अब बच्चों आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और कोई काम नहीं करना। जैसे ही आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे ln x वाले टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में। ये जो ब्रैकेट्स है ना, सेम सेम ब्रैकेट्स क्रिएट हो जाएंगे माइनस टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा ln x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ln 2। और बच्चों ये माइनस ln 2 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हाफ। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप देख लीजिए, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना होगा एकदम तसल्ली से, आपका आंसर निकल आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है पूरा, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, और फिर मैं आपको सॉल्यूशंस और वीडियो रिकॉर्डिंग तो भेजता ही हूँ, आपको उसमें भी दिखेगा। कोशिश करा करिए कि लाइव क्लास में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत ही टिपिकल काम होता है वीडियो रिकॉर्डिंग देखना। वीडियो रिकॉर्डिंग तब प्रेफर होती है जब किसी बच्चे की बहुत तबीयत वगैरह खराब हो, वरना इतनी आसान नहीं होती वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, एक एक घंटे तक डिफिकल्ट काम होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है। और ये जिस बच्चे का डाउट था, अगर उसका कोई फ्रेंड हो तो उसको जरूर बता दे कि ये डाउट किस तरह से सॉल्व करना है, उसको शेयर कर दे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, क्योंकि लॉग के आप लोग के पास जो भी और क्वेश्चंस आए तो मेरे को बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और पैकेज के जो डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लोग लगाते रहिएगा, जो पूछने हो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग थ्योरी आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपके लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि आगे का पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है, हम लोग पढ़ते हैं एपी, जीपी, एचपी, सम, स्पेशल सीरीज, डिफरेंस ऑफ मेथड, सब पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम होता है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बच्चों, एपी, जीपी, एचपी, सम स्पेशल सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, मेथड ऑफ डिफरेंस, पार्शियल फ्रैक्शन, काफी सारी बातें इसमें देखने वाले हैं। तो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज तो इतना तो सभी बच्चों को आता होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एपी से। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों एपी क्या होती है ये तो हर कोई जानता है। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए है, सेकेंड टर्म आपका ए प्लस डी है, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2d है। तो इस तरह से बच्चों अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म की कोई अलग से प्रूविंग थोड़ा ना होती है, वो तो ऐसे ही देख के बताया जाता है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में भी ए है, थर्ड टर्म में भी ए है। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में ए आ रहा है ना, तो nth टर्म में भी क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा। अब बच्चों फर्स्ट टर्म में 1 नहीं है, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, तो डी की शुरुआत कहां से हो रही है, सेकेंड टर्म से चालू हो रही है। तो अगर ए जो होगा वो nth टर्म में आ रहा है तो डी क्या आएगा nth टर्म में, वो n-1 टाइम्स आएगा, है ना, क्योंकि डी कहां से चालू हो रहा है, एक टर्म आगे से चालू हो रहा, पहले से नहीं चालू हो रहा। अगर फर्स्ट टर्म से डी चालू हो रहा होता तो हम a प्लस एन डी लिख देते, लेकिन सेकेंड टर्म से डी चालू हो रहा तो डी क्या है, एक कम है, इसलिए हम n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो बच्चों ये बात सभी को समझ में आना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसमें कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी भी आप जानते हैं, और आज जान गए हैं आप nth टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है बच्चों, उसको आप an भी लिखते हैं, tn भी लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कोई बहुत बड़ा मैंने काम नहीं लिखा है, ये सभी बच्चे वैसे ही जानते होंगे एपी का nth टर्म क्या होता है। उसके बाद बच्चों
हम लोग इसकी थ्योरी धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है आपको एपी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही है पहले से, क्योंकि आप क्लास 10th में एपी पढ़े भी हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी थी और क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड में भी थी। तो nth टर्म तो हर बच्चे को क्लियर है, एपी का क्या होता है वो तुरंत देख के कभी भी बता सकता है। तो बच्चों ये जो nth टर्म ऑफ एपी होता है इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी कर ले जाए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लेट से आपके सामने एक क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूं, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं उसको। जैसे मैंने लिख दिया इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन AP, ठीक है। आपको करना है शो दैट। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये पता है आप किस में आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी छूते नहीं है, पता नहीं अवॉइड करते हैं। लेकिन अब आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आपके पास आएगा ये। और कई लोगों को करते करते आंसर भी लर्न हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से आंसर भी टिक कर लेते हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर आता है। तो बच्चों आपके पास अभी मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स तो अभी यूज ही नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ nth टर्म ऑफ एपी पे ही बेस्ड है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक दो आपको वैरायटी जरूर कराऊंगा ताकि आपको आदत पड़ जाए करने की। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर रूट एक्स प्लस रूट वाई आता है तो सबके मन में ये आता है कि इसको रैशनलाइज करें। तो यस, मैं हर टर्म को रैशनलाइज जरूर करूंगा, मैं हर टर्म को रैशनलाइज बिल्कुल करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या है, ये है रूट a1 प्लस रूट a2, तो हम इसको रूट a2 प्लस रूट a1 भी लिख सकते हैं। तो इसका रैशनलाइज किससे करेंगे, रूट a2 माइनस रूट a1 से। एकदम तसल्ली से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन लोग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पे बच्चों को सोचना पड़ता है कि जैसे वो रट रहे हैं, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा दूंगा। इसको लिखेंगे रूट a3 प्लस रूट a2 और रैशनलाइज करेंगे रूट a3 माइनस रूट a2 से। तो ये हो गया रूट a3 माइनस रूट a2, ये मैंने रैशनलाइज कर लिया। प्लस डॉट 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 डॉट, आखिरी का टर्म क्या है, वो है रूट an माइनस 1 प्लस रूट an। इसको किससे रैशनलाइज करेंगे, रूट an माइनस रूट an माइनस 1, रूट an माइनस रूट an माइनस 1। अगर किसी बच्चे को पहले से आता है तो वो हमसे पहले करके बैठ जाए, बल्कि क्योंकि उसमें भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए अभी। अब बच्चों सभी के मन में आता है कि सर, तो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो जस्ट मैं बताने वाला हूं, पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a2 माइनस a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट a3 माइनस रूट a2, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी a3 माइनस a2, ठीक है ना, प्लस रूट an माइनस रूट an माइनस 1 होल डिवाइड बाय an माइनस an माइनस 1। तो बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि ये a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इस तरह से आपने रैशनलाइज क्यों किया। तो बच्चों सीधी सी बात है, क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि a2 माइनस a1 जो है वही a3 माइनस a2 है, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, यही तो एपी की पहचान होती है। तो ये सब सारे क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो डिनोमिनेटर जो है इनको सबको डी से रिप्लेस कर दो, ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस है। और अगर बच्चों आप इस तरह से ना लिखते तो आपके पास फिर a1 माइनस a2 होता, और a1 माइनस a2 के लिए आपको माइनस डी कॉमन लेना पड़ता। तो हम चाहते नहीं थे कि माइनस अलग से आए फिर माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, इसलिए मैंने a2 माइनस a1 लिखना ज्यादा प्रेफर समझा। अब आप समझ गए होंगे। तो बच्चों सबको डिनोमिनेटर सबके डी से रिप्लेस हो जाएंगे, और बच्चों न्यूमिनेटर में ये बचेगा a2 माइनस a1 प्लस रूट a3 माइनस a2
प्लस आपका जो n टर्म है वो है √an-√an-1। तो बच्चों यहाँ पे भी अभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखिएगा, अपना कंफ्यूजन यहाँ दूर करिएगा। ये आपका पहला, दूसरा और n टर्म मैंने रेड ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पे लोगों को कैंसिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से कैंसिलेशन करते हैं। तो कैंसिलेशन का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, क्योंकि कोई टीचर पढ़ाता है तो कहता है पहला टर्म बचा तो आखिरी बचा, और कोई टीचर पढ़ाता है तो कहता है पहले से दूसरा बचा और आखिरी से दूसरा बचा। तो आप समझ नहीं पाते कि कैसे कौन सा टर्म बचा इतने सारे कैंसिलेशन पे। तो उसका तरीका ये होता है कि बच्चों आप टर्म्स जो हैं वो एक के नीचे एक लिखिए, जो टर्म्स है ना उनको एक के नीचे एक लिखिए और nth टर्म तक ऐसे डॉट डॉट करके लिखते चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद करना ये होगा कि आप यहाँ पे कैंसिलेशन करिए, और कैंसिलेशन देखिए आपको कैसे दिखेगा, बड़ा सिमेट्रिकल कैंसिलेशन दिखेगा। ये देखिए ऐसे कैंसिलेशन होगा, ऐसे आपके सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आपको बच्चों इसी तरीके से कैंसिलेशन करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आखिरी तक कंफ्यूजन बना रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने कैंसिल किया किसको है। अब ये बचा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, √an-√a1 बचा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में √an प्लस √a1 है, यानी कि आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो चलो उसको यहीं पे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया √an प्लस √a1 होल डिवाइड बाय √an प्लस √a1। तो बच्चों यहां तक सभी तक ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो तो मैंने अपीयर करा लिया है और न्यूमरेटर भी अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बन जाएगा an माइनस a1, ठीक है। और सभी बच्चे जानते हैं कि जो an होता है वो क्या होता है, an होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, a1 ही तो है। तो बच्चों अब मैं आगे नहीं करूंगा, आपका पार्ट प्रूफ हो गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये a1 से a1 कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, और आपको आज के बाद इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर ही लर्न कर लें तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो सकता है एग्जाम में मैं दूं तो आपको आसान रहेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं वर्किंग नहीं देखता हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ ये देखता हूँ कि कौन सा आपने ऑप्शन टिक किया है, ABCD। वर्किंग में कहाँ देखता हूँ मैं देखता हूँ जहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो, वहां मैं देखता हूँ वर्किंग आपकी क्या है। जहाँ पे मार्किंग होती है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वहां पे मैं मार्किंग देखता हूँ, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वर्किंग नहीं देखता हूँ। तो आप अगर अब इस क्वेश्चन का आंसर ही लर्न कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी जगह मिलने वाला है। तो क्वेश्चन काफी इजी है, अभी किसी को डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है आराम से। तो क्वेश्चन काफी इजी है, अभी भी किसी को डाउट हो तो वो बिल्कुल आप दोबारा आराम से पूछ सकता है, मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन है इफ a1, a2, a3 डॉट 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 an b and ap, ठीक है, प्रूव दैट। क्वेश्चन है आपका 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस डॉट 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 1/an-1 an is equal to n-1/a1 an। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो देखिए बच्चों उस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहां पर कॉमन डिफरेंस को अपीयर कराते हैं। कैसे अपीयर कराएंगे, d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मैंने कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले अपीयर करा दिया। तो सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देते रहे, कॉमन डिफरेंस को बच्चों मैंने अपीयर करा दिया। इसके बाद देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर कॉमन डिफरेंस है उसको यहां पे लिख दीजिए a2 माइनस a1, ठीक है। दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस है उसको नीचे डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख लीजिए a3 माइनस a2। अब आपको क्लियर हो गया होगा।
ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने कराया है। इस वाले कॉमन डिफरेंस को इसके डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख लीजिए। तो ये बच्चों बन गया 1/d टाइम्स। अब बच्चों हर टर्म को डिवाइड करिए अलग अलग। तो क्या बचेगा, ये बचेगा a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2, हो गया पहला टर्म। प्लस दूसरा लिखिए a3 अपॉन a2 a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आखिरी वाला टर्म नीचे मैं लिख देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो, और कोशिश करिए आप इसी क्लास में इसको समझ जाए। ऐसे मन में मत रखिए कि हम अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा फिर से करेंगे। नो नो नो, ऐसे नहीं करना होता है। आपको अभी फुल एंड फाइनल करना है। हर क्वेश्चन को इतना टाइम थोड़ा ना दिया जाता है कि आप घर पे दोबारा इतना समय थोड़ा ना मिलता है। तो अभी इसको आप फुल एंड फाइनल करिए, और कोई डाउट हो तो उसको अभी भी हमसे पूछ लीजिए। तो बच्चों मैंने सारे टर्म्स कैंसिल किए हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस इस तरह से चल रहा 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आपको कैंसलेशन में प्रॉब्लम है अभी भी, तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसको यूज करिए। पहला टर्म लिखिए प्लस दूसरा टर्म लिखिए, और इस तरह से आप कभी भी कैंसलेशन करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कौन से टर्म बचेंगे कौन से टर्म नहीं बचेंगे। तो देखिए बच्चों कौन सा डायगोनल कैंसिल हो रहा है, इस तरह से कैंसलेशन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कैंसलेशन होता चला जाएगा। माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से इस तरह से कैंसलेशन होता चला जाएगा। ये बचेगा 1/d टाइम्स, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/d टाइम्स an माइनस a1 होल डिवाइड बाय a1 an। अब बच्चों आप खुद से भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन इज ओवर नाउ। an होगा आपका a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 होल डिवाइड बाय a1 an। तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। a1 से a1 कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, और आपका फाइनल आंसर जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया n माइनस 1 अपॉन a1 an। तो न्यूमरेटर में बच्चों n माइनस 1 जरूर आता है और a1 an जरूर आता है, चाहे वो रूट में आए चाहे नॉर्मल तरीके से आए, आएगा जरूर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करके समझा दिया है। अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए, 1 मिनट टाइम ले लीजिए। आप टाइम लेके 1 सेकंड देख लीजिए, अगर कोई आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। कैंसलेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझाई दिया, किस तरह से कैंसलेशन करना है। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, स्टैंडर्ड की तरह। पहले सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एपी में कभी भी 3 टर्म्स लेने हो तो किस तरह से लेंगे जो एपी भी फॉर्म करें और 2 वेरिएबल में हो। तो 3 टर्म्स भी ले सकते हैं, 4 टर्म्स भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से अगर हम टर्म्स लेंगे अपनी एपी में तो हमारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, वेरिएबल्स कम हो जाएंगे और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो ये बच्चों एपी में किस तरह से टर्म्स लेते हैं और बिल्कुल एज इट इज जीपी में भी लेते हैं। तो पहले आप एपी का समझिए। जैसे हम आपने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे लिखा टर्म्स। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो एपी में ऐसे लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको 4 लेने हो तो आप ऐसे लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे ये इंट्रोड्यूस जो है, ये सारी सीक्वेंस जो है ये एपी भी फॉर्म कर रही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबके सेम है।
जैसे अगर आप फर्स्ट वाली जो 3 टर्म लिए इनमें कॉमन डिफरेंस अगर आप माइनस करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म तो डी आएगा, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आपको 5 टर्म लेने हैं तो वो होंगे a माइनस डी, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, अगर आपको 5 टर्म लेने हैं तो वो आप लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस बच्चों d है। और बच्चों अगर इस तरह से लेने हो तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। तो ये हो गया बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये टर्म्स आप लेते हैं। अगर आपको अभी इतने सारे टर्म्स एक साथ देखने में प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर लीजिए, आप 3 टर्म्स और 4 टर्म्स एपी में किस तरह से लिए जाते हैं ये आपको 100% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 4 वाले आप कर लीजिए, बाकी 5 और 6 को अभी छोड़ दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चों, आप इसको देख लीजिए आराम से अभी भी। तो जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. Find the numbers. तो ये देखो बच्चे, ये उसी टाइप का, उसी वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो आपके बच्चों 3 नंबर्स एपी में है, तो आप 3 नंबर्स किस तरह से लिखेंगे? लेट द नंबर्स, आपके नंबर्स किस तरह से दिखाई देंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। मैंने इस तरह से नंबर्स लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका सम है वो -3 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका जो सम है बच्चों वो -3 है। अगर बच्चों हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -1 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने a की वैल्यू निकाली। उसके बाद बच्चों दिया है इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है, तो आप तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कर दीजिए आप। ओके डन, किसी बच्चे का आंसर आ गया है a माइनस डी, a प्लस डी। किसी और का भी आंसर आ गया है तो बिल्कुल मेरे को बता सकता है। -4, -1 and 2. यस यस सर, आ गया। -1 माइनस डी, -1 प्लस डी। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई खुद से कर लीजिए। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-3, ठीक है। तो डी की वैल्यू एक बार +3 लेंगे और एक बार डी की वैल्यू -3 लेंगे, तो एक बार 2 तरह की एपीज फॉर्म होंगी। तो मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, एक इंक्रीजिंग एपी होगी और एक डिक्रीजिंग एपी होगी। आपको दोनों आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आपका एक आंसर ये हो सकता है और दूसरा आंसर ये हो सकता है। और अगर एक आंसर लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये दोनों तरह के आंसर एग्जिस्ट करेंगे, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये दोनों तरह के आंसर एग्जिस्ट करेंगे, आपको उसी तरीके से इसको लिखना होगा। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन होगा सम ऑफ एपी पे। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी लिख देते हैं, ये हर बच्चे को पहले से पता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, हम लोग कोई इसकी प्रूविंग नहीं करेंगे, प्रूविंग नहीं आती है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. This is called sum of first n terms of the AP.
फर्स्ट लिखना जरूरी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2a को लिख दीजिए a प्लस a, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द nth टर्म ऑफ द AP, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज द nth टर्म ऑफ द AP, और nth टर्म ऑफ AP को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द AP भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे सम को ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करिए, चाहे नीचे वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, बात एक ही। तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और l क्या होता है, लास्ट टर्म की वैल्यू होती है। l क्या होता है, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है ना, दिस इज लास्ट टर्म l। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही यहाँ पर देखते हैं किसी बच्चे का आंसर पहले आ रहा है तो मेरे से जरूर बताएगा अगर किसी का आंसर आ जाए तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP। AP है बच्चों A1, A2, A3, इस तरह से चल रही है। If it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। तो इस AP के फर्स्ट 24 टर्म्स का हमको सम निकालना है, जिसमें हमारे पास ये रिलेशन गिवन है जो मैंने अभी आपको बताया है, A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। तो अगर किसी बच्चे को ये आता है तो वो तुरंत कभी कभी इसका आंसर बहुत जल्दी बता लेते हैं, जिनको तरीका पता होता है, और नहीं पता होगा तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो बच्चों उसमें आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ द AP लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। तो बच्चों अगर कोई सीक्वेंस AP फॉर्म करता है, अगर कोई सीक्वेंस AP फॉर्म करता है, तो आगे से पहला टर्म और पीछे से पहले टर्म का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरे टर्म के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस बात को आप इस तरह से समझेंगे, जैसे आपने लिखा A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे लिख रहे हैं ना, ये क्या है, आखिरी में आएगा AN-2, AN-1, AN, ऐसी तो होगा, nth टर्म की वैल्यू AN मान लेते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि A1 प्लस AN का जो सम होगा वो A2 प्लस AN-1 के सम के इक्वल होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। A3 प्लस AN-2 का सम ये भी इक्वल होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता चला जाता है, मतलब आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म उनका सम, फिर आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरा टर्म उनका सम, ये सारे सम इक्वल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि टर्म्स अगर इक्वी डिस्टेंट होंगे आगे और पीछे से तो उनका सम इक्वल होता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, A1 प्लस A5, इस तरह से गिवन है ना। तो आपके पास बच्चों ये जो AP है वो कहां तक है, बताइए कहां तक लिखिए, फर्स्ट 24 टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। यानी ये डिफाइंड है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ये कहां तक जा रही है, A22, A23, A24, 24 टर्म्स तक का सम चाहिए आपको। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि A1 प्लस A24 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, A2 प्लस A23 के, है ना। सिमिलरली A3 प्लस A22 के, सिमिलरली A5 प्लस A20 के। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया भाई। आपको फर्स्ट 24 टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी A1 प्लस A24 किसके इक्वल होगा, A2 प्लस A23 इज इक्वल टू A3 प्लस A22 इज इक्वल टू, इस तरह से डॉट 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 करके लिखते चले जाइए। तो ये क्या बन जाएगा,
अब आप समझ गए होंगे। सर 900 A5 प्लस A20, हाँ यस बेटा 900। तो किसी ने मेरी बात समझ ली इतनी देर तक कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आंसर निकाल भी लिया। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारे सम्स जो होंगे सब इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से आगे और पीछे इनका सम इक्वल होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, आपका जो रिलेशन गिवन है ना उसको दोबारा लिखते हैं। देखिए आपका रिलेशन क्या गिवन है, A1 प्लस A24 बच्चों उसमें कलेक्ट कर लो, A1 प्लस A24 कलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि इनका सम किसके इक्वल होगा, A5 प्लस A20 के। इनका सम किसके इक्वल होगा, A10 प्लस A15 के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने रीअरेंज करके इसको इस तरह से लिख दिया। और बच्चों अभी हमने बताया कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75। तो ये बच्चों आपका रिलेशन निकला है। अब आप बच्चों क्या निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप आंसर अपने हिसाब से निकाल लो। क्या निकालेंगे आंसर, आंसर आपका होगा sum of first 24 terms is equal to 24/2 first term plus last term। बताया था ना A प्लस L वाला फॉर्मूला। तो बच्चों इसको आप अप्लाई कर लो और ये 75 वैल्यू यहां डाल दो। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स आपका आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स आपका आ जाएगा, ये आएगा 12 इंटू 75, और 12 इंटू 75 होता है 900। कितना होता है, 900। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया है। अगर किसी को डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। और मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाने की बजाय प्रॉपर्टी आपको समझा दी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी आपको ज्यादा समझ में आनी चाहिए। ओके, अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर बुक का, और अब तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही बनने लगा है। क्वेश्चन है, इफ द mth term of AP is 1 by m, mth term of AP is 1 by n, and nth term of AP is 1 by m, show that the sum of first mn terms is 1 by 2 mn plus 1। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर लें, और कोई डाउट है तो पूछ लें। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो उसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर कैसे करेंगे, mth टर्म आपका है 1 बाय n, और जो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि tn, वो 1 बाय m है। ठीक है, nth टर्म 1 बाय m है। आपसे क्या पूछा जा रहा, सम ऑफ mn टर्म्स। क्या पूछा जा रहा, सम ऑफ mn टर्म्स, यानी कि SMN निकालना। तो बच्चों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। TM आप ले लीजिए, कैसे लिखेंगे, 1 बाय n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट इक्वेशन। 1 बाय m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बच्चों आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि d की वैल्यू भी 1 बाय mn आ रही है और a की वैल्यू भी 1 बाय mn आ रही है। उसके बाद बच्चों आपको SMN निकालना है। तो बच्चों आपका जो SMN होगा वो हो जाएगा mn बाई 2, 2a, a आपका 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1
इंटू डी, डी आपका 1/mn। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स आ जाएगा 1/2 टाइम्स mn प्लस 1। अब ये सॉल्यूशन आपके सामने है, अभी कोई, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स of the ratio of the sum of n terms, क्वेश्चन ध्यान से देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, ऑफ 2ap, यहां 2ap है, is 7n plus 1 is to 4n plus 27, full stop. Find the ratio of their mth terms, mth terms। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap is 7n plus 1 is to 4n plus 27, find the ratio of their mth term। अगर आप बच्चों इस क्वेश्चन को करना नहीं चाहें तो हम इस क्वेश्चन को mth टर्म ना दे करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक सेकंड वेट कर लीजिए, मैं आपको और क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आप जल्दी कर लो, क्योंकि मेरे को आंसर जल्दी चाहिए। और आप mth टर्म का मत निकालिए, आप 12th टर्म का निकालिए। किसका निकालेंगे? 12th टर्म का रेशियो निकालिए। तो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द 2ap, उनका जो रेशियो है n टर्म्स ऑफ द 2ap का जो रेशियो है वो है 3n plus 8 is to 7n plus 15, find the ratio of their 12th term। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 AP हैं। सबसे पहले अगर 2 AP हैं तो पहली AP का फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2, आप इस तरह से लेट कर लीजिए। जब आप लेट करेंगे और रेशियो लिखेंगे तो रेशियो आएगा n/2 2a1 plus n-1 into D1 whole divide by n/2 2a2 plus n-1 into D2। ये दोनों AP के n टर्म्स का रेशियो है, और ये रेशियो है 3n plus 8 whole divide by 7n plus 15। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? 12th टर्म का रेशियो, यानी ये आपको फाइंड करना है। इधर ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना है A1 plus 12 minus 1 यानी 11 D1 होल डिवाइड बाय A2 plus 11 D2। ये बच्चों आपको निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होता है, पहले आपके पास जो डाटा गिवन है उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी n/2 कैंसिल कर लीजिए। तो ये बन गया 2a1 plus n-1 D1 होल डिवाइड बाय 2a2 plus n-1 into D2 is equal to 3n plus 8 whole divided by 7n plus 15। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास डाटा लिमिटेड है। आप क्या करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसा बना ले जाए तो हमारा आंसर जो होगा वो जल्दी आ जाएगा। तो आप बताइए, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल कब हो सकते हैं? इनको इक्वल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, A1 के कोफिशिएंट्स पहले सेम बनाइए, यानी कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल तभी हो सकता है जब D1 के कोफिशिएंट भी सेम हो, क्योंकि A1 के तो सेम हो चुके हैं, D1 के भी सेम हो।
तो उस n की वैल्यू पर ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जिस n पर ये दोनों बराबर हो गए उस n पे ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला अगर इसके बराबर हो गया तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से n पर ये सब आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, n-1/2 को 11 कर देंगे। जैसे आप 11 करेंगे तो यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। n-1 is equal to 22, that is n equal to 23. That means जब n आपका 23 होगा तो जो नीचे वाला पूरा फंक्शन है वो ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये नीचे दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कौन से n की वैल्यू पे ऐसे हो रहा है, 23, यानी कि n की वैल्यू जब 23 होगी, जो उसमें सम्स का रेशियो होगा n की वैल्यू 23 पर, वही टर्म्स का रेशियो भी बन जाएगा, है ना। तो अब आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, उस रेशियो में आप क्या करिए, जो आपका रेशियो था उसमें n की जगह 23 पुट कर लीजिए, n की जगह 23 पुट कर लीजिए। जब आप पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आएगा 77/176 और ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो ये 7/16 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को एक बात क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। ठीक है बच्चों, हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं और फिर हम लोग क्लास ओवर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे करिएगा। क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल्स of polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygon. तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, और बच्चों जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा 9। आंसर इज n, आपका जो 9 आएगा, 9 साइडेड पॉलीगन। तो बच्चों आपकी क्लास अब हम यहाँ पे ओवर करते हैं, क्योंकि मैंने आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर दिए और हम लोग ने यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन्स, और अर्थमेटिक मीन्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी के कई सारे क्वेश्चंस जो काफी डिफिकल्ट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे, और उसके बाद हम लोग उसके अगले टर्न पे चलेंगे जीपी पे। तो इस तरह से आपके ये टॉपिक्स कंटिन्यू होते चले जाएंगे। तो अभी जिनको लीव करना है वो आराम से अब लीव कर सकते हैं।